नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक आज हुई। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। वर्चुअल तरीके से बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मूल भावना जन भागीदारी है। उन्होंने कहा कि समारोह में सनातन भारत का गौरव और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभों का निर्णय किया गया है। ये है स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम और 75 पर संकल्प। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल हो जाएंगे। इस मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल का ये पर्व ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके। देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के अध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। 75 साल जब देश मनाएगा तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी असंभव लगते थे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से ये आयोजन भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार ने 5 मार्च को आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की थी। समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। ये समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी। इसके तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज संसद भवन परिसर में महिला सांसदों और महिला पत्रकारों का अभिनंदन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं का लक्ष्य एक है कि किस तरह से हम अपने कार्य में समाज की सेवा कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। महिला सांसद हो, दोनों का कर्म क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक है। लक्ष्य यह है कि किस तरीके से हम अपने कार्यों से समाज की सेवा कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र वैभव पर पहुंचे और समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने के साथ ही उन्हें उचित अवसर मुहैया कराना होगा। Empowering a woman is not to patronize her, but to give her that opportunity which is deserving for her. And that principle is applied practice. All of us can see it, we recognize it, and I particularly thank Honorable Speaker for it. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला विकास की परिभाषा बदल दी है और अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात की जा रही है। Under the leadership of the Honorable Prime Minister, who has shifted the narrative from women's development to women-led development. For too long, there was an assumption that we are waiting to be handed over our destiny. Now there is an affirmation that we lead change not only for ourselves, but other women across the country. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णता समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां लिखकर ट्वीट करके कहा कि महिला दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति होने वाले हर भेदभाव का अंत करेंगे और उन्हें वो सम्मान और अधिकार देंगे जिसकी वो हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, भारत को उन पर गर्व है। ये हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अब बात विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को आज एक बार फिर से झटका लगा है। पार्टी के 5 मौजूदा विधायकों और कई नेताओं ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 4 बार के विधायक सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। 4 बार के विधायक जट्टू लाहिरी और पहली बार विधायक बने पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास ने भी पाला बदल लिया। तृणमूल कांग्रेस की एक और विधायक शीतल सरदार भी बीजेपी में शामिल हो गए। हबीबपुर सीट पर टीएमसी उम्मीदवार पद से हटाई गई सरला मुर्मू ने भी पाला बदल लिया। इसके साथ ही बीजेपी ने 38 सदस्यीय मालदा जिला परिषद का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि 22 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी बीच बांग्ला अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गई। हाल के महीनों में मंत्रियों सहित टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होंगे। मतों की गिनती जो है वो तो 2 मई को होगी। असम और पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। असम की डुमडुमा विधानसभा सीट से रुपेश गौवाला को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की काशीपुर विधानसभा सीट पर कमलाकांता हंसदा को टिकट दिया गया है। और वहीं केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी नेता एपी अब्दुल्ला कुट्टी के नाम पर मुहर लगाई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में राज्य का 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि और सिंचाई पर खास ध्यान दिया गया है। बंगलुरु के समग्र विकास के लिए 7,795 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम लोगों पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला गया है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले से ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
2019-20 की तुलना में 2.6% कम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्य सरकार की नौकरी कर रही महिलाओं को नवजात बच्चों की देखभाल के लिए 6 माह का अवकाश देने का प्रस्ताव किया है। इस अवसर पर महिलाओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 37,188 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में आज 2021-22 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। राज्य में जिला अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जाएगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। बजट प्रावधानों के मुताबिक महाराष्ट्र में किसानों की खेती के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक में शादी और धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने पर यह विधेयक 9 जनवरी को अधिसूचित अध्यादेश की जगह लेगा। राज्य सरकार ने इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को अवैध माना है। और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूतों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिस खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई। सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी। दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की गोली लगने के बाद से मौत हो गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरिस खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। आरिस खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया था और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है। और देश में अब तक 2,09,89,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3,76,633 सत्रों में 69,85,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 35,47,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 66,09,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 2,13,000 को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 31,51,794 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। देश के 8 राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इन राज्यों में केंद्र की उच्च स्तरीय टीम कोरोना नियंत्रण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश में फिलहाल 1,88,000 के करीब नए मामले हैं, जो कि कुल मामलों का 1.68% हैं। रविवार को 18,599 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस दौरान 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,08,82,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। मैत्री सेतु पुल त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली नदी फेनी पर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री सबरूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने के लिए आधारशिला रखेंगे। ये दोनों देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार के अवसर प्रदान करेगा। ये परियोजना लगभग 232 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री
कैलाशहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले HH 2008 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य मार्गों और अन्य जिला सड़कों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन भी किया जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। Watch the big ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।